हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे। सबसे पहले था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस एंड देन थर्ड पॉइंट वाज लॉफुल कंसिडरेशन। तो आज पार्ट 2 में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के बचे हुए इसेंशियल्स जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं विद एप्रोप्रिएट सेक्शंस एंड एग्जांपल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसे कि मैंने बताया कि हमने 3 पॉइंट्स पिछले पार्ट में कवर कर लिए थे। प्लीज़ आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्लेलिस्ट जाके हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। उस पर पार्ट 1 आपको मिल जाएगा इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। उसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसमें बालफोर्ड वर्सेस बालफोर्ड का केस भी हमने एक्सप्लेन किया था। तो आइए करते हैं फोर्थ पॉइंट इज़ अबाउट कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में आता है एक सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग हर पर्सन को हम कॉम्पिटेंट मानेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ एज ऑफ मेजॉरिटी, जिसकी एज मेजॉरिटी होगी, जिसने मेजॉरिटी अटेन कर रखी होगी, यानी कि ही मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड, एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, वो साउंड माइंड का पर्सन है, यानी कि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं है, एंड इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, और उसे किसी भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। राइट, इसी पॉइंट में आगे लिखा हुआ है दैट ये जो पर्सन्स है ना इनकॉम्पिटेंट माने जाते हैं टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से, जैसे कि डेफिनेशन में ही ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था हमने कि माइनर्स यानी कि जिन्होंने मेजॉरिटी अभी नहीं अटेन की, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, दे आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। राइट, ये था हमारा फोर्थ इसेंशियल, कैपेसिटी टू पार्टीज, यानी कि पार्टीज़ को प्रॉपरली क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। वो मेजॉरिटी की एज के होने चाहिए, उन्हें उनका माइंड साउंड होना चाहिए, एंड ऑल्सो दे मस्ट नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी काइंड ऑफ लॉ। फिफ्थ पॉइंट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट एक्सप्लेन करता है सेक्शन 3। फ्री कंसेंट किसे कहा जाता है? टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी कि पर्सन्स को एक दूसरे कि अगर सेम चीज़ के बारे में अगर सेम राय है दो पर्सन्स की, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स की, तो उन्हें माना जाता है दैट दे आर इन कंसेंट विद ईच अदर। राइट, सेक्शन 14 जो कहता है कि कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी किस केस में? व्हेन इट्स कॉज्ड बाय कोर्शन, व्हेन इट्स कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक्स। इन 5 एलिमेंट्स की अगर प्रेजेंस है आपकी ट्रांजैक्शन में, आपके कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे पर्सन की कंसेंट ही इलीगल तरीके से ऑब्टेन की है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को कम्प्लीटली वॉइड बना देता है। राइट, आगे है लॉफुल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि जो भी ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है ये देखते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, वो लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कब बन जाता है? अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ होगा, यानी कि लॉ ने उसे सख्त मना किया हुआ है कि इस ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में डीलिंग नहीं होगी, एंड इट्स ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। ये किसी भी लॉ को वायलेट करता है ऑब्जेक्ट, वो भी अनलॉफुल होगा। अगर वो फ्रॉड करने की इंटेंशन से वो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व किया गया, वो भी अनलॉफुल होगा। एंड अगर उससे किसी भी पर्सन को इंजरी होती है, वो भी अनलॉफुल होगा। एंड इफ़ इट इज़ इमॉरल, अगर वो इमॉरल है या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, वो ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल माना जाएगा। तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जो भी लॉ ने फॉरबिड किया होगा, या जो भी जो भी ऑब्जेक्ट किसी भी लॉ की प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो फ्रॉड के इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व किया गया है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उससे किसी भी पर्सन को हार्म होता है, इंजरी होती है, या फिर अगर वो ऑब्जेक्ट इमॉरल है, तो ये ऑब्जेक्ट्स को हम अनलॉफुल मानेंगे। राइट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब ये है कि जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है उसमें कुछ वेगनेस है, अनक्लैरिटी है। अनक्लैरिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना देती है। राइट, आइए देखते हैं, इसमें एक सेक्शन 29 का मेंशन किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, agreements the meaning of which is not certain and capable of being made certain
आर वॉइड, यानी कि जो भी अग्रीमेंट्स जिसका मीनिंग ही नहीं क्लियर और उनका मीनिंग क्लियर किया भी नहीं जा सकता, वो जो है वॉइड कहलाते हैं और वो लॉ के पास मतलब लीगल पर्पस के लिए सर्व नहीं कर सकती। यानी कि अगर कोई भी पार्टी डिनाई कर देती है परफॉर्म करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उसे कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपको खुद को या फिर दूसरी पार्टी को ही क्लैरिटी नहीं है, राइट। देयर मस्ट बी क्लैरिटी एंड ऑल्सो देयर मस्ट बी प्रिसाइजनेस एंड सर्टेनिटी। प्रिसाइजनेस होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, और वो वेग नहीं होना चाहिए। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, राइट। सो जो अनक्लैरिटी का जो चीज़ है, अनक्लैरिटी की चीज़ है इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनक्लैरिटी के कारण कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है और उसे हम कोर्ट में भी नहीं लेके जा सकते इन केस द अदर पार्टी डजंट परफॉर्म, राइट। देन वी हैव पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है वो परफॉर्म करने के काबिल होना चाहिए, यानी कि फिजिकली या लीगली वो एक्ट, कोई भी एक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है वो परफॉर्म किया जाना चाहिए और करने के पॉसिबल होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट, ऑलराइट। आइए एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज मिस्टर एक्स जो हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर वाई के साथ, और मिस्टर वाई के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर मिस्टर वाई मैजिक से उड़कर दिखाएगा तो उसे वो 20,000 का इनाम देंगे, ऑलराइट। और मैजिक से उड़ना इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करने के, मैजिक जैसे कि पॉसिबल ही नहीं है करने के, राइट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाते हैं और वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते हैं, राइट। देन वी हैव द पॉइंट नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड या फिर इलीगल डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए एक्ट के अंडर। वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड अनसर्टेन एग्रीमेंट या वेजरिंग एग्रीमेंट्स। तो अगर कोई भी पर्सन आपको ट्रेड करने से रोकता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, ये बोलता है कि हाँ अगर आप पूरी जो लाइफ टाइम के लिए अगर आप अपना ट्रेड छोड़ दोगे तो मैं आपको इतने पैसे दे दूँगा, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वो वॉइड होता है, वॉइड फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज। क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट्स हैं वो लॉ ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि ये कुछ एक्ट्स हैं जो कि वॉइड एब इनिशियो होंगे, यानी कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग होंगे। तो जो भी एक्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं वॉइड और इलीगल, वो अगर आप उनमें एंटर करते हो तो वो इन्फोर्सिबल एट लॉ नहीं होंगे, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऑलराइट। देन द 10th पॉइंट इज लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ का मतलब ये हुआ कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होना चाहिए वो रिटन में ही होना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी अपना पर्पस सर्व करता है उससे काम चल सकता है। तो आइए देखते हैं लिखा क्या है। एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज़ परफेक्टली वैलिड। अगर कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है वो वैलिड है, एक्सेप्ट इन दोज केसेस वेयर राइटिंग रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यूट। बस उन केसेस को छोड़ के जहाँ पे राइटिंग और रजिस्ट्रेशन या स्टैंपिंग बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी मानी जाती है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में कहा गया है कि मिस्टर एक्स ने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, कोई लैंड खरीदी। अब जो लैंड है, इंडिया में क्या है, लैंड है, उसकी प्रॉपर रिटन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, स्टैंपिंग एंड ऑल सब कुछ करवाना पड़ता है ऑन लैंड पेपर्स। तो जो भी अगर लैंड के रिलेटेड आपको प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट बनाना है दैट शुड बी इन राइटिंग। तो लीगल फॉर्मेलिटी जो लॉ में मेंशन की गई हैं वो आपको ऑलवेज फॉलो करनी होगी अगर आप ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे राइटिंग या फिर लीगली कुछ फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करना ज़रूरी है, ऑलराइट। सो दिस वाज द पॉइंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो हमने 10 इसेंशियल्स किए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, 3 हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे और बाकी के जो 7 पॉइंट्स हैं आज हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। आई होप आप सभी को क्लियर होंगे एंड डू रिमेंबर दीज वैलिड इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आता है एंड ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट स्कोरिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस आ जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।